नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पहले पाठ सुभाषितानी के प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। हमने इस पाठ को पूर्व में पढ़ लिया था। पूर्व के वीडियो में इस पाठ में आए हुए सभी श्लोकों की अन्वय सहित व्याख्या और भावार्थ हमने आपको समझाया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस कक्षा में आज पहली बार आए हैं या इस कक्षा में नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे आई बटन में दिए हुए लिंक पर जाकर पहले इस पाठ को पढ़ लें, सुभाषितानी को, और उसके बाद प्रश्नोत्तर हल करने का प्रयास करेंगे तो यह उनके लिए लाभदायक रहेगा। आइए विद्यार्थियों, हम अब प्रश्नोत्तर हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सर्वान श्लोकान, सभी श्लोकों को सस्वरम गायत, सस्वर गाइए। उचित यति गति लय के साथ श्लोकों को गाने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए आप इस पाठ का वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने हर श्लोक को सस्वर गाकर आपको दिखाया है कि किस तरह श्लोक का गायन किया जाना है, और वहां से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप खाली समय में जब कभी भी उस वीडियो को देखें, श्लोकों को गाने का अभ्यास करते रहें। ये श्लोक आपको जीवन में कई जगह काम आएंगे और आपकी कक्षाओं के दौरान तो अवश्य ही काम आएंगे। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम यानी सही सही, श्लोकांशान श्लोक के अंशों को मेलयत मिलाइए। यहाँ इस क खंड में कुछ श्लोक की पंक्तियाँ दी हैं और इन पंक्तियों को पूरा करने वाली पंक्तियाँ इस ख खंड में दी हैं, लेकिन उनका क्रम बदल दिया गया है, उन्हें ऊपर नीचे कर दिया गया है। आपको उचित पंक्ति के साथ उचित श्लोक की पंक्ति मिला करके श्लोक की पंक्ति को पूरा करना है। आइए हम पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु। अब इसके लिए हम सबसे पहले इस श्लोक को देखें। यदि आपको श्लोक याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो हम वीडियो में आपको यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं कि आप स्क्रीन पर इस श्लोक को देख सकें और उसके बाद आप उस उत्तर को ढूंढ सकें। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप इस श्लोक को याद कर लें, इन श्लोकों को, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए यही सबसे उचित रहेगा। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु। आइए श्लोक देखते हैं। यहाँ देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, और इसको पूरा करने वाली पंक्ति है विद्यायाः संग्रहेषु च। हम देखते हैं इस ख खंड में कहाँ आती है ये पंक्ति। ये पंक्ति हमें मिल रही है यहाँ पर, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। चलिए हम इसे मिला देते हैं। हमने मिला दिया इसे और इस श्लोक के अंश को पूरा कर दिया है। अब हम दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। विस्मयो न हि कर्तव्यः। विस्मयो न हि कर्तव्यः। अब हमें फिर से इसको पूरा करने वाली पंक्ति ढूंढनी है। आइए श्लोक देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, विस्मयो न हि कर्तव्यो, और आगे की पंक्ति है बहुरत्ना वसुंधरा। क्या हमें ये पंक्ति इस ख खंड में कहीं मिलती है? जी हाँ, हमें पंक्ति मिल रही है यहाँ पर, बहुरत्ना वसुंधरा। तो हम इसे भी मिला देते हैं। हमने मिला दिया। आइए तीसरा श्लोक देखें। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसे पूरा करने वाली पंक्ति ढूंढें, उससे पहले श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। तो देखते हैं क्या ये सत्येन तपते रवि वाली पंक्ति इस ख खंड में कहीं है? हाँ, बिल्कुल हमें ये पंक्ति पाठ इस ख खंड के बिल्कुल अंत में प्राप्त हो रही है। तो हम इसे इसकी उचित पंक्ति से मिला देते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। अगली पंक्ति है सद्भिर्विवादम मैत्रीम च। श्लोक देखेंगे हम। ये देखिए, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। हमें इस ख खंड में सबसे पहले ही ये पंक्ति मिल गई। आइए इन दोनों को मिला देते हैं। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। इसके बाद मैं समझता हूँ श्लोक देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके स्पष्टीकरण के लिए हम देखेंगे। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। मैंने श्लोक नहीं देखने की आवश्यकता इसलिए कही थी क्योंकि अब हमारे पास ख खंड में सिर्फ एक ही पंक्ति शेष है, तो वो निश्चित रूप से इसी श्लोक को पूरा करने वाली पंक्ति है। लेकिन फिर भी आपका श्लोक पर एक दृष्टि आपकी चली जाए, आप श्लोक को एक बार फिर से अपनी निगाह में निकाल सके, इसलिए हमने आपको यहाँ श्लोक का दिग्दर्शन करवाया है। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। आइए हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत।
आशा करते हैं विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि श्लोकों को याद करना कितना आवश्यक है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको श्लोक याद होना बहुत आवश्यक है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन यानी वन वर्ड में एक पद में उत्तरत, उत्तर लिखिए। अब ये जो प्रश्न हमें यहाँ दिए हैं क ख ग घ ङ, हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, वन वर्ड में आंसर देना है। विद्यार्थी अक्सर ये गलती कर देते हैं कि जब परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे जल्दबाजी में या कुछ आशंकाओं के चलते इन्हें पूरी पंक्ति में उत्तर देकर आ जाते हैं। ऐसा न करें, आपका शीर्षक आपको जैसा करने को कह रहा है वैसा करें। एक पदेन उत्तरतः अर्थात एक पद में ही उत्तर दें, वन वर्ड में ही इसका आंसर देवें। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, कति यानी कितने, रत्नानि सन्ति रत्न हैं। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कति यानी कितने, रत्नानि रत्न हैं। आइए हम वो श्लोक देखते हैं जिसमें हमें इसका आंसर मिल जाए। तो हमने ये श्लोक पढ़ा था, ये पहला ही श्लोक था आपके पाठ का। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। हमसे प्रश्न में पूछा पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। हमने श्लोक देखा और श्लोक के पहले चरण में हमें उत्तर मिल गया पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कितने रत्न, त्रीणि, तीन। तो यह जो है, यह त्रीणि पद, यही हमारा उत्तर का पद है और हम इसे यहाँ पर लिख देंगे त्रीणि। तो आपका उत्तर है त्रीणि। कति पदानि, देखिए संस्कृत में उत्तर लिखने का सबसे आसान तरीका है, जो प्रश्नवाचक शब्द दिया है वहाँ उत्तर वाला शब्द ले आइए। तो इसे हटा देंगे और हम ले आएंगे त्रीणि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, कुत्र किन्हें, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख लोग, मूढ़ लोग किस चीज़ को रत्न की संज्ञा देते हैं, किन्हें रत्न की संज्ञा देते हैं। तो देखिए यहाँ इस दूसरी पंक्ति में उत्तर है मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये मूढ़ै और रत्न संज्ञा विधीयते तो प्रश्न में भी शब्द हैं, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकते। हमारा उत्तर तो वो होगा जो इस कुत्र को रिप्लेस करे, और कुत्र को रिप्लेस करता है पाषाण खंडेषु। मूर्ख लोग किसे रत्न की संज्ञा देते हैं, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो हमारा जो एक पद है जो कि उत्तर है वह हो जाएगा पाषाण खंडेषु। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ कि मूर्ख लोग किसे रत्न की संज्ञा देते हैं, पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखें विद्यार्थियों। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी को केन धार्यते, कौन धारण करता है। तो हम इसके लिए इसका श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन, सत्य धार्यते धारण करता है पृथ्वी, पृथ्वी को। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कौन धारण करता है, सत्येन। तो ये तो श्लोक से हुआ। एक और तरीका देखिए आप विद्यार्थियों, ये देखिए ये जो प्रश्नवाचक शब्द है केन, तृतीया एक वचन है और यहाँ इस चरण में तृतीया विभक्ति सिर्फ सत्येन में आ रही है और दोनों की शक्ल भी मिल रही है, सत्येन और केन, तुकांत मिल रहा है, आवाज़ मिल रही है इनकी। तो इस तरह भी आंसर का अनुमान लगाया जाता है। ये कोई ऑथेंटिक या निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन विद्यार्थी ऐसा करते हैं। पर आपके लिए उचित यही है कि आप श्लोक याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। पृथ्वी केन धार्यते, सत्येन, पृथ्वी को कौन धारण करता है, पृथ्वी को सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कई ही संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए। ये देखिए सद्भि कुर्वीत संगतिम, तो हमारा उत्तर होगा सद्भि। ये देखिए हमें उत्तर मिल गया। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं। लोके वशीकृति का, तो उत्तर पहली पंक्ति में है क्षमा वशीकृतिर लोके, क्षमा जो है वो वश में करने वाली है। तो उत्तर आ गया क्षमा। तो इस प्रकार हमने
इन प्रश्नों के उत्तर देखें, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार एक पद में उत्तर दिए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देखने जा रहे हैं रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि यानी अंडरलाइन शब्दों को, इन रेखांकित पदों को अधिकृत्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ उत्तर की पंक्तियाँ आपको दी हुई हैं और उस उत्तर की पंक्ति में एक एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है और आपसे कहा गया है कि आप इस शब्द के आधार पर, इस पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक बात है आपको किम शब्द के तीनों लिंगों के रूप याद होने चाहिए। किम शब्द पुल्लिंग, किम शब्द स्त्रीलिंग और किम शब्द नपुंसकलिंग। जब ये रूप आपको याद हो जाते हैं तो इसके बाद आपको करना सिर्फ इतना होता है कि जो पद रेखांकित करके आपको दिया गया है आप उसका लिंग पता करें, उसकी विभक्ति पता करें और उसका वचन पता करें। ये तीनों चीज़ें पता होने के बाद आप जिस लिंग का यह शब्द है उसी लिंग का किम शब्द लें, जिस विभक्ति का यह शब्द है वही विभक्ति लें और जिस वचन का यह शब्द है वही वचन लें, तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। आइए हम दिए गए उदाहरणों के माध्यम से प्रयास करते हैं प्रश्न निर्माण करने का और आपको ये बताने का कि प्रश्न निर्माण कैसे होता है। सबसे पहला वाक्य है सत्येन वाति वायुः। सत्येन वाति वायुः। अब मैं इस पंक्ति के इन शब्दों के अर्थ के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ रेखांकित पद पर फोकस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पद के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखिए सत्येन, यह जो शब्द है यह नपुंसक लिंग शब्द है। सत्य शब्द नपुंसक लिंग है और यहाँ इसमें आपने जब राम शब्द या बाल शब्द पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि रामेण और बालकेन ये शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में बनते हैं। तो हम ये तो समझ गए कि यह तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो अब तीनों चीज़ें हमारे सामने क्लियर हैं। यह शब्द नपुंसक लिंग है, यह शब्द तृतीया विभक्ति का है और इस शब्द में एक वचन है। तो अब हमें यही एट्रीब्यूट किम शब्द में ढूंढने हैं। देखते हैं, ये देखिए हमने किम शब्द के नपुंसक लिंग की टेबल को, तालिका को यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर रखा है। यह शब्द चूँकि नपुंसक लिंग था इसलिए हमने किम शब्द की नपुंसक लिंग की तालिका खोली। अब चूँकि यह शब्द तृतीया विभक्ति का है तो हम यहाँ तृतीया विभक्ति को देखेंगे और उसके बाद यह शब्द एक वचन है इसलिए हम एक वचन देखेंगे। ये देखिए नपुंसक लिंग, तृतीया विभक्ति, एक वचन, केन। तो आप सीधे सीधे आपको करना यह है कि आप इस केन को सत्येन की जगह रख दीजिए, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। एक दूसरा तरीका और है विद्यार्थियों, लेकिन वह बहुत ऑथेंटिक तरीका नहीं है, वह हर जगह आपको काम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में वो आपको काम दे सकता है। जैसे आप देख रहे हैं सत्येन, इसमें अंत में आवाज़ आ रही है एना और यहाँ केन में भी आवाज़ आ रही है केना, यानी इन दोनों की जो रचना है, इन दोनों का जो स्वरूप है वह एक जैसा है। तो सत्येन को देखने मात्र से भी अगर आपको नपुंसक लिंग शब्द याद है पूरा तो आप, या याद नहीं है तो आप सत्येन को देखकर भी तुरंत अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर केन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तीनों लिंगों में किम शब्द याद करें, तभी आपके प्रश्न निर्माण के 100% 100% सही होने के चांसेस रहेंगे। आइए, तो हमने देखा कि ये नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन है, हम इसे केन से रिप्लेस कर देंगे। अब चूंकि यह प्रश्न है तो प्रश्न बनाने के लिए सबसे आवश्यक बात है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाए। तो ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। आपने शब्द को, रेखांकित पद को प्रश्नवाचक शब्द से रिप्लेस किया, इसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है केन वाति वायुः और इसके बाद प्रश्नवाचक, आपका प्रश्न निर्माण संपन्न हो गया। आइए अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सद्भि एव सहासीत। तो यहाँ भी हम
इस सदभी शब्द पर ही फोकस करेंगे। ये जो सदभी शब्द है हम इसी पर ध्यान देंगे, हमें इन अरेखांकित पदों की ओर नहीं देखना है, जो रेखांकित अंडरलाइन पद है उसी को देखें। सदभी ही, तो विद्यार्थियों यह पुल्लिंग शब्द है और इसमें भी तृतीया विभक्ति है, और लेकिन तृतीया विभक्ति का बहुवचन प्रयोग हुआ है। यहाँ ऊपर तृतीया विभक्ति का एक वचन था नपुंसकलिंग का, लेकिन यहाँ पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। आइए किम शब्द की टेबल देखते हैं और पुल्लिंग की टेबल देखेंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन में कौन सा शब्द इसे रिप्लेस करेगा। तो ये देखिए हमने पुल्लिंग में किम शब्द की टेबल ओपन कर ली है। तृतीया विभक्ति यहाँ है और तृतीया विभक्ति में चूंकि ये बहुवचन है इसलिए हम सीधे बहुवचन देखेंगे, कई ही। तो यहाँ सदभी को हम रिप्लेस करेंगे कई ही से और हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो देखा आपने विद्यार्थियों, जो तरीका हमने आपको बताया था दूसरे नंबर पर कि कभी कभी हम शब्दों की बनावट देखकर भी शब्द ला सकते हैं, तो वो तरीका यहाँ फिट नहीं होता है। सदभी और कई ही इन दोनों की रचना एक जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों तृतीया बहुवचन है, पुल्लिंग है, इसलिए सदभी को रिप्लेस करेगा कई ही। ये देखिए सदभी को कई से रिप्लेस किया हमने और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। आपका प्रश्न निर्माण संपन्न हो गया। अगला प्रश्न है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। फिर से हम वसुंधरा शब्द पर जो रेखांकित पद है उसी पर फोकस करेंगे। ये शब्द आकारांत है, देखिए इसके अंत में आ की ध्वनि आ रही है। यह आकारांत शब्द है और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। फिर यह प्रथमा विभक्ति का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वसुंधरा पृथ्वी एक ही है इसलिए एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो यह स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का शब्द है। आइए देखते हैं किम शब्द की स्त्रीलिंग की टेबल में कौन सा शब्द है जो इसे रिप्लेस करेगा। ये देखिए किम शब्द स्त्रीलिंग और इसकी प्रथमा विभक्ति का एक वचन का, तो यहाँ पर इस वसुंधरा को रिप्लेस करेगा का। ये देखिए हमने काक से वसुंधरा को रिप्लेस कर दिया और यहाँ लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जिससे कि हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाए। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः, देखिए इसमें मूल शब्द है विद्या और मूल शब्द विद्या है तो यह भी आकारांत है। आकारांत होने से यह भी स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन विभक्ति यहाँ पर प्रथमा नहीं है। वसुंधरा में तो प्रथमा थी, लेकिन यहाँ प्रथमा नहीं, यहाँ षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति का भी एक वचन है। आइए हम वही स्त्रीलिंग किम शब्द की टेबल ओपन करते हैं और देखते हैं कि किम शब्द के स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन में कौन सा शब्द इसे यहाँ रिप्लेस करेगा। तो हम देखते हैं विद्यायाः कस्याः, दोनों के अंत में याहा है, विद्या के आगे याहा लगा है, कस्याः, तो हम इसे सीधे सीधे कस्याः से, तो दोनों तरीके काम आए। आप टेबल की भी सहायता ले सकते हैं और इसका स्वरूप, इसकी शक्ल देखकर भी आप किम शब्द ला सकते हैं। विद्यायाः दिया है तो कस्याः लगा दीजिए, काम हो जाएगा। आइए इसे रिप्लेस करते हैं कस्याः और फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जिससे कि हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अगला प्रश्न है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। मैत्री शब्द है यहाँ पर, यह मैत्री शब्द नपुंसकलिंग शब्द है और द्वितीया का एक वचन है। जैसे फलम आदि बनते हैं तो यह द्वितीया का एक वचन शब्द है। आइए हम किम शब्द के नपुंसक लिंग की टेबल देखते हैं और द्वितीया का एक वचन देखते हैं क्या होगा जो इसे रिप्लेस करेगा। यह देखिए किम शब्द नपुंसक लिंग है और यहाँ ये द्वितीया विभक्ति है और द्वितीया विभक्ति का एक वचन किम। तो हम इस मैत्रीम को किससे रिप्लेस करेंगे? किम से। ये देखिए हमने किम से रिप्लेस कर दिया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जिससे कि हमारा प्रश्न पूरा हो गया। तो विद्यार्थियों यह था प्रश्न निर्माण। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं कहा है कि एक पदेन लिखत या कोई और तरीका, उन्होंने सीधे सीधे कहा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जब भी ऐसी स्थिति बने कि केवल आपसे कहा जाए प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो याद रखिए विद्यार्थियों कि आपको प्रश्नों के पूरे उत्तर लिखने हैं, पूरे पंक्ति में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है।
हम देखते हैं। और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने का एक बड़ा सरल तरीका है जिसमें आपको ज़रा सी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हर वाक्य में एक प्रश्नवाचक शब्द होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पहले वाक्य में वह शब्द है कुत्र, कहाँ। इस दूसरे वाक्य में वह शब्द है कानी, और इस तीसरे वाक्य में फिर से वह शब्द है कुत्र। तो ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। हमें उत्तर लिखते हुए करना सिर्फ इतना होता है कि इस प्रश्नवाचक शब्द को हटाइए और जो उत्तर का शब्द है वो इसकी जगह लाकर रख दीजिए। बाकी के शब्दों को छेड़ने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है, आपका प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आइए हम देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कुत्र यानी कहाँ, विस्मयः यानी अहंकार, न कर्तव्यः नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ अहंकार नहीं करना चाहिए, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, देखिए, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्य। ये कुत्र जब भी आता है ना विद्यार्थियों, तो यह सप्तमी विभक्ति का उत्तर लेकर आता है। कहाँ पर, किस जगह में, किस चीज़ में, और में और पर जो है वे दोनों सप्तमी के चिन्ह हैं। अब आप देखिए यहाँ किन किन शब्दों में सप्तमी है। दाने में सप्तमी है, तपसी में सप्तमी है, शौर्य में सप्तमी है, विज्ञाने विनये नये, इन शब्दों में सप्तमी है। तो हम यही करेंगे। हमें सिर्फ एक काम करना है, इस च को उठाकर यहाँ लास्ट में ला देंगे और ये पूरी लाइन इस कुत्र की जगह लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए, हमने कुत्र को हटा दिया और लिखा दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये, और ये जो च था इसको यहाँ नये के बाद लाकर रख दिया, क्योंकि च हमेशा अंतिम वर्ड के बाद आता है। और उसके बाद का जो था विस्मयः न कर्तव्य, उसे जैसा का तैसा रहने दिया। हमारा उत्तर हो गया दान में, तपस्या में, बाहुबल में, विज्ञान में, विनय में और नीति में। इन चीज़ों में हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये तरीका समझ में आया होगा कि उत्तर कैसे दिया जाना है। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न, कानि कौन से हैं। तो हमने पहला श्लोक पढ़ा था, यहाँ देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषित। तो हमसे यही पूछा है ना कि वो तीन रत्न कौन से हैं, तो हमें इन तीनों का नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस कानी को हटा देंगे और कानी को हटाने के बाद इनके नाम लिख देंगे। देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च। केवल इतना सा लिखना है। हमने पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि को जैसा का तैसा रखा और जो कानी था उसकी जगह ये तीनों लिख दिए और हमारा उत्तर पूरा हो गया। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी मधुर वचन। आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा छोड़कर कहाँ सुखी होना चाहिए। देखिए, जब कुत्र यहाँ आया था तब भी कोई ना कोई स्थान पूछा था, किस किस काम में, किस किस जगह पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ भी पूछा है कि लज्जा छोड़कर किस जगह सुखी रहना चाहिए। वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर लज्जा छोड़कर सुखी रहना चाहिए। श्लोक देखेंगे हम। धन धान्य प्रयोगेषु। मैंने कहा था जहाँ कुत्र से प्रश्न होता है वहाँ सप्तमी विभक्ति आती है। जहाँ जहाँ कुत्र से प्रश्न होगा वहाँ सप्तमी विभक्ति आएगी। देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, रामेषु बालकेषु की तरह सप्तमी का बहुवचन है। विद्यायाः संग्रहेषु, यहाँ भी सप्तमी है। आहारे में सप्तमी है, व्यवहारे में सप्तमी है। तो ये शब्द जो हैं ये उत्तर के शब्द हैं। कुत्र की जगह ये शब्द आएंगे। देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर होगा त्यक्त लज्जः। इस शब्द को ऐसा ही रखा। अब कुत्र को हटा देते हैं तो पहला शब्द लाएंगे ये धन धान्य प्रयोगेषु, दूसरा लाएंगे विद्यायाः संग्रहेषु, तीसरा लाएंगे आहारे, चौथा लाएंगे व्यवहारे च, और लास्ट में जो सुखी भवेत् है उसे ऐसा का ऐसा रहने देंगे। त्यक्त लज्जः, शर्म छोड़कर कहाँ कहाँ प्रसन्न रहना चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में, इन जगहों पर शर्म छोड़कर सुखी रहना चाहिए।
तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। पूर्ण वाक्य में आपको श्लोक याद होना चाहिए, उत्तर याद होना चाहिए। वैसे आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाते, किसी गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से पूछे जाते हैं, तो वह आपको सरलता रहेगी। जब हम आपको गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना सिखाएंगे तब ये विधि आपको बहुत काम आएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजुषा से इन पदों को चुनकर लिंगानुसार लिखिए। यहाँ 3 खंड बनाए हुए हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, और ऊपर यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। जिस शब्द का जो लिंग है उसे उस कॉलम में हमें लिखना है। पहला शब्द है रत्नानी। तो विद्यार्थियों, फलम फले फलानी की तरह रत्नम रत्ने रत्नानी यह नपुंसकलिंग शब्द है, तो ये देखिए नपुंसकलिंग के कॉलम में चला जाएगा। दूसरा शब्द है वसुंधरा। जब हम प्रश्न निर्माण कर रहे थे तो मैंने बताया था कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो वसुंधरा शब्द जाएगा स्त्रीलिंग के कॉलम में। सत्येन, मैंने आपको बताया था जब प्रश्न निर्माण कर रहे थे, सत्येन ये शब्द नपुंसकलिंग है, तो ये भी जाएगा नपुंसकलिंग के कॉलम में। सुखी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सुखी शब्द पुल्लिंग है, ये जाएगा पुल्लिंग के कॉलम में। अन्नम, देखिए ये अन्नम म जिसके अंत में आ जाता है, ये ऐसे शब्द सामान्य रूप से द्वितीय विभक्ति को छोड़कर नपुंसकलिंग में होते हैं, तो अन्नम भी नपुंसकलिंग में है। अगर प्रथमा विभक्ति में म लगा हुआ हो, मैंने द्वितीया को छोड़कर इसीलिए कहा क्योंकि द्वितीया में तो सभी में म लगा होता है एक वचन में, लेकिन यदि प्रथमा के एक वचन में इस तरह म लगा हुआ हो तो यह तय है कि वह शब्द नपुंसकलिंग ही होगा। आइए अगला देखते हैं, वह्नि। वह्नि शब्द पुल्लिंग शब्द है, अग्नि का पर्यायवाची है यह, वह्नि अग्नि को कहते हैं और यह पुल्लिंग शब्द है। दूसरा शब्द है रविहि। रवि कहते हैं सूर्य को, यह भी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पुल्लिंग के कॉलम में जाएगा। अब मैं समझता हूँ 2 शब्द शेष बचे हैं, 2 कॉलम शेष बचे हैं, तो आपको अनुमान हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप जान लें, पृथ्वी शब्द भी स्त्रीलिंग है और संगतिम शब्द भी स्त्रीलिंग है, इसलिए ये दोनों शब्द ही स्त्रीलिंग के कॉलम में जाएंगे। तो विद्यार्थियों, जिस वक्त आप पाठ पढ़ रहे हों उस वक्त इस बात पर ध्यान दें कि जो शब्द आप पढ़ रहे हैं वह वास्तव में किस लिंग का है। बच्चों, अब हम अंतिम प्रश्न पर हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है यह, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अधोलिखित पदों में इन जो 4 पद नीचे दिए हैं इनमें धातवः के सन्ति, कौन सी धातु हैं, कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। आपको पता है संस्कृत में हम क्रिया को धातु कहते हैं, तो यहाँ पूछा गया है कि किस किस धातु का प्रयोग यहाँ किया गया है। देखिए पहला पद है करोति। करोति में क्री धातु का प्रयोग है। क्री धातु से बनता है करोति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। ये जानकारी आपसे मांगी नहीं गई है लकार और पुरुष वचन की, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। करोति क्री धातु से लट लकार यानी वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। आइए दूसरा शब्द है पश्य। ये जो पश्य शब्द है ना, ये वास्तव में इसकी धातु पश्य नहीं होती या पश नहीं होती, इसकी धातु होती है दृश। मूल धातु जो पश्य में है वह है दृश धातु। यह दृश धातु के लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है पश्य। दृश धातु इसमें है, तो इस धातु को आप याद रखें। अगला शब्द है भवेत। तो इस भवेत में है भू धातु। ये भू धातु से बनने वाला शब्द है। भू धातु के विधिलिंग लकार यानी जो चाहिए के अर्थ में लकार होता है, उस विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का यह शब्द है भवेत। इसमें भू धातु है। और चौथा शब्द है, अंतिम शब्द है तिष्ठति। तो देखिए जैसे पश्चिम में दृश धातु थी वैसे ही तिष्ठति में तिष्ठ धातु नहीं होती बल्कि स्था धातु होती है। स्था धातु से बनने वाला यह रूप है तिष्ठति। स्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, देखिए करोति तिष्ठति दोनों लट लकार के हैं, इनकी पहचान आप इस ती से कर सकते हैं। तो यह प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार और धातु है स्था धातु। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके
इस पहले पाठ सुभाषितानी के प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्नोत्तर हल करने के तरीका समझ में आया होगा और ये आपको लाभदायक प्रतीत होता होगा। परीक्षा की दृष्टि से हमें हर प्रश्न को हल करने की जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके हैं, उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। आने वाली क्लासेस में हम ऐसी और कई विधियों पर चर्चा करेंगे जिससे आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से ज्ञात कर सकें। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में सुंदर हस्तलेख में, सुंदर हैंडराइटिंग में, बिना किसी मात्रा की अशुद्धि के बहुत शुद्धतम रूप से लिखते हुए और व्यवस्थित रूप से, यानी शब्दों के बीच पर्याप्त दूरी और लाइंस के बीच पर्याप्त दूरी देते हुए लिखेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।